Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. तो नेटवर्क एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नेटवर्क एनालिसिस की जो नई टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जिसे हम शॉर्ट में PERT भी बोलते हैं। तो प्रोग्राम का P, इवैल्यूएशन का E, रिव्यू का R और टेक्निक का T। तो शॉर्ट में हम इसे PERT भी बोलते हैं। इससे पहले हमने क्रिटिकल पाथ मेथड पढ़ा, मतलब हमने शुरू में ही कहा था कि हम नेटवर्क एनालिसिस की दो टेक्निक्स पढ़ेंगे, क्रिटिकल पाथ मेथड CPM एंड प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक दैट इज PERT। तो CPM में हमने क्या स्टडी किया कि हम अपनी एक्टिविटीज का शेड्यूलिंग टाइम्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर हमने उसमें क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट किया, फिर हमने प्रोजेक्ट लेंथ यानी कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट किया। और ये सब चीजें किस पर बेस्ड थी कि हमें डिफरेंट एक्टिविटीज की टाइम ड्यूरेशंस पता होती थी। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हम जो एक्टिविटीज ले रहे हैं, हमें हर एक एक्टिविटी का सर्टेनिटी से टाइम ड्यूरेशन पता है कि कौन सी एक्टिविटी कितने टाइम में कंप्लीट होगी। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमने टाइम फिक्स किया है उसी टाइम पर वो एक्टिविटी कंप्लीट होगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्टिविटी अपने एक्सपेक्टेड टाइम से थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर्स या अनएक्सपेक्टेड डिलेज आ जाए, जिसकी वजह से एक्टिविटीज डिले हो सकती हैं और उसकी वजह से हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट भी डिले हो सकता है। तो उसी उन केसेस में हमें हेल्प करता है PERT टेक्निक। तो पर टेक्निक में बेसिकली हम एक सिंगल टाइम एस्टिमेट नहीं लेकर चलते हैं एक्टिविटीज का, डिफरेंट एक्टिविटीज के हम 3 टाइम एस्टिमेट्स लेकर चलते हैं। तो रादर दैन सिंगल टाइम एस्टिमेट वी हैव 3 टाइम एस्टिमेट्स। और वो कौन कौन से टाइम एस्टिमेट्स होते हैं, आइए देखते हैं। तो वो 3 टाइम एस्टिमेट्स हैं। फर्स्ट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम, सेकेंड इज मोस्ट लाइकली टाइम एंड द थर्ड इज पेसिमिस्टिक टाइम। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम जैसे नाम से ही पता लगता है, ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। तो मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हमारी एक्टिविटी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए दिस इज द शॉर्टेस्ट टाइम एन एक्टिविटी कैन टेक टू कंप्लीट। ये हमारा एक आइडियल एस्टिमेट होता है, क्योंकि यूजुअली प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाता है कि एक्टिविटी अपना पूरा टाइम लेकर ही कंप्लीट होती है, एक्सपेक्टेड टाइम से जल्दी बहुत रेयर केसेस में होता है। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम को हम उसके लिए नोटेशन यूज करते हैं, हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। उसके बाद दूसरा आता है मोस्ट लाइकली टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम हो गया जैसे एक हम मान के चलिए एवरेज टाइम की, अगर कोई एक एक्टिविटी बार बार रिपीट होती है तो वो नॉर्मली एक जैसा टाइम लेती है। तो इसको हम किस सेंस में बोल सकते हैं, इट रेफर्स टू द टाइम दैट वुड बी एक्सपेक्टेड टू अकर मोस्ट ऑफन if the activity were frequently repeated under exactly the same conditions. It is the modal time, मतलब ये एक तरह से average time होता है, right? और इसको हम प्रेजेंट करते हैं एम से, स्मॉल एम। उसके बाद तीसरा आता है पेसिमिस्टिक टाइम। तो नाम से क्या पता लगता है, जहां पर हमारी थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच होती है, नेगेटिव अप्रोच होती है, हमें लगता है कि देयर विल बी अ डिले। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट टाइम the activity could take to finish. It is the worst time estimate and represents the time the activity would take if bad luck was faced. Right? So pessimistic time हो गया, this is the longest time an activity can take to finish, और इसको हम represent करते हैं small p के साथ। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 टाइम estimates हम लेकर चलते हैं, right? तो आपने, जैसे हमने सीपीएम में कहा था कि हम नेटवर्क ड्रॉ करते हैं, हमें एक्टिविटी टाइम्स गिवन होते हैं, फिर हम शेड्यूलिंग करते हैं एक्टिविटीज की, जिसमें हम अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम्स कैलकुलेट करते हैं, स्टार्ट एंड फिनिश, राइट। फिर उसके बाद हम लॉन्गेस्ट पाथ देखते हैं, क्रिटिकल पाथ, उसी से हमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मिलती है। तो ये सारी चीजें हम पर्ट में भी रिपीट करेंगे, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आएगा, वहां पर सिंगल टाइम एस्टिमेट ऑलरेडी था, यहाँ पर हमारे पास ये 3 टाइम एस्टिमेट्स गिवन है और हम इनको कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला एक सिंगल टाइम एस्टिमेट में। फिर जब हमें हर एक एक्टिविटी का एक सिंगल टाइम एस्टिमेट मिल जाएगा तो फिर बाकी जैसे सीपीएम में हमने किया प्रोसीजर आगे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए उसके लिए अब देखते हैं वो फॉर्मूले कौन से हैं। देखिए, now using the values of a, b and m, optimistic, pessimistic and modal time, that is the most likely time, हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब आपको ये याद रखना है, ये जो TEI है इसका मतलब है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ ith एक्टिविटी। ठीक है, हम ये प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट का टाइम नहीं बोल रहे हैं, हम एक एक्टिविटी का बोल रहे हैं। तो एक एक्टिविटी
E stands for expected, I stands for ith activity. ठीक है, so expected time of the ith activity is equal to a plus 4m plus b upon 6. ये weighted average का फॉर्मूला है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं यूजुअली एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर आप याद रखने के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो हमारा मोस्ट लाइकली टाइम है इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, 4 टाइम्स है। ठीक है, तो ए ऑप्टिमिस्टिक टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम की वेटेज 1 है और मोस्ट लाइकली टाइम की वेटेज 4 है। तो टोटल 4 + 1 + 1 5 6 हो गया, तो इसलिए डिवाइड बाय 6 किया है। ठीक है, तो a + 4m + b अपॉन 6। तो इससे हमें क्या होगा, हर एक एक्टिविटी का एक सिंगल टाइम एस्टिमेट मिल जाएगा। राइट, अब क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो इसका मतलब देयर आर चांसेस कि हम जितना सोच के चल रहे हैं उससे ऊपर नीचे हो सकता है टाइम ड्यूरेशन पूरे प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो इसका मतलब देयर आर चांसेस ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं हर एक एक्टिविटी का। उसके लिए फॉर्मूला है ये जो सिग्मा लिखा है ये फॉर्मूला, ये नोटेशन, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए यूज होता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू b - a अपॉन 6, ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और उसके बाद हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। ठीक है, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। तो इसीलिए हमने ये ऊपर वाला फॉर्मूला जो है इसको हमने दोनों साइड्स को स्क्वायर किया है। तो इसलिए यहाँ पर है सिग्मा i स्क्वायर इज इक्वल टू b - a अपॉन 6 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम एक तो पहले हर एक एक्टिविटी का टाइम एस्टिमेट निकालेंगे, सिंगल टाइम एस्टिमेट। उसके बाद हम स्टैंडर्ड डिविएशन और फिर वेरिएंस भी कैलकुलेट करेंगे हर एक एक्टिविटी के लिए। राइट, उसके बाद जब हमें सिंगल टाइम एस्टिमेट हर एक एक्टिविटी का मिल गया, तो उसके बाद हम जो अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश टाइम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्रिटिकल पाथ भी पता लग सकता है और उसके बाद हम क्रिटिकल पाथ की हेल्प से अब फिर हम टोटल टाइम हमारे प्रोजेक्ट का और टोटल वेरिएंस हमारे प्रोजेक्ट की कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हमने सिंगल सिंगल एक्टिविटी की कैलकुलेट किया, अब हम पूरे प्रोजेक्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पूरे प्रोजेक्ट का जो टोटल एक्सपेक्टेड टाइम है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्रिटिकल एक्टिविटीज के टाइम एस्टिमेट्स निकाले। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखे फॉर अ गिवन प्रोजेक्ट इफ क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं 1 to up to k, we have TE is the total expected time of the project. This is equal to जो हमने पीछे लिखा था ना स्मॉल t EI, तो आई हो गया ith एक्टिविटी। तो अगर फर्स्ट एक्टिविटी है तो TE1, सेकेंड एक्टिविटी है तो TE2, अगर फोर्थ एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी में आती है तो TE4। ठीक है, तो मतलब जो जो एक्टिविटी हमारी क्रिटिकल पाथ पे होगी हम उन उनकी ड्यूरेशंस को ऐड करेंगे, तो हमें टोटल टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगी प्रोजेक्ट की। क्रिटिकल पाथ मेथड में भी हमने यही किया था, जो क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज होती है हम उनकी टाइम ड्यूरेशंस को टोटल करते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। और वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं उन्हीं की वेरिएंसेस को हम कंसिडर करेंगे, उनको टोटल करेंगे, तो उससे हमें टोटल वेरिएंस मिल जाएगी। राइट, चलिए, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद अब आपको कुछ चीजें इसमें समझनी है, वो हम डिटेल में आज नहीं डिस्कस करेंगे, उसके लिए हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आपको ये थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। वो बेसिक क्या चीज है, देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम्स इज देन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम्स हैं उसको हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं। आपने अगर ये पहले पढ़ा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक बेल शेप्ड कर्व होता है इस तरीके से। ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे और इसके लिए हम जेड टेबल यूज करते हैं। अभी आप कंफ्यूज मत होइए, ये हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आपको कुछ चीजें जो पता होनी चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम उसका मीन हो गया एक्सपेक्टेड टाइम, तो वो हम लेके चलते हैं TE और वेरिएंस लेते हैं सिग्मा T। राइट, और this can be used to determine the probability of completing the project by a given date। जैसे हम सपोज क्रिटिकल पाथ हमारा आया 50 डेज का, तो हम कह दें कि हमारा प्रोजेक्ट विल कंप्लीट इन 50 डेज, दिस इज द एक्सपेक्टेड टाइम। तो अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन बी कंप्लीटेड इन 52 डेज और इट कैन बी कंप्लीटेड इन 45 डेज, अगर वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो वो हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आगे हम क्वेश्चन में ठीक से समझेंगे। ठीक है,
उसके अलावा आपको क्या चीज नोट करनी है, इंपॉर्टेंट चीज, कि सपोज हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा क्रिटिकल पाथ आ जाते हैं, तो उस केस में आप कौन सा क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट मतलब कंसिडर करोगे। देखिए सपोज 2 क्रिटिकल पाथ है, दोनों की टाइम ड्यूरेशन 30 डेज आती है, तो उनमें से आपको कौन सा कंसिडर करना है, विच इज हैविंग द लार्जेस्ट वेरिएंस वैल्यू। ठीक है, हम ये वो वाला पाथ लेते हैं जहां पर वेरिएशन के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि वही ज्यादा रिलायबल भी होगा। अगर हम ये मान के चले 2 ही दिन का ऊपर नीचे होगा और दूसरे में वेरिएंस ज्यादा आ रही है, तो हमें तैयार रहना होता है फॉर द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। तो इसीलिए हम लार्जेस्ट वेरिएंस वाला जो क्रिटिकल पाथ होगा, हम उसी को कंसिडर करेंगे और उसी की हेल्प से ड्यूरेशन और वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्मूले के बारे में कि हमें पर्ट में कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं। तो आइए अब ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर देखिए आप टेबल की फॉर्म में हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट कॉलम में हमें एक्टिविटीज मेंशन की गई हैं, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम में हर एक एक्टिविटी का इमीडिएट प्रेडिसेसर मेंशन्ड है, और उसके बाद हमें तीनों टाइम्स, हर एक एक्टिविटी का मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम जिसे हम ए से लिखते हैं, मोस्ट लाइकली टाइम जिसे हम स्मॉल एन से लिखते हैं, और मोस्ट पेसिमिस्टिक टाइम जिसे हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों टाइम्स साथ में गिवन है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चंस पूछे क्या गए हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम। सबसे पहले तो हमें इसको देख के नेटवर्क डायग्राम बनानी है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी, जो हमने फॉर्मूला अभी पीछे डिस्कस किया। उसके बाद हम क्रिटिकल पाथ डिटरमिन करेंगे और एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करेंगे। वो क्रिटिकल पाथ की लेंथ से पता चल जाएगा। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट लेंथ। ठीक है, एक तो टोटल लेंथ निकालनी है और फिर उसकी वेरिएंस भी निकालनी है। उसके बाद वी हैव टू ऑब्टेन द अर्लीस्ट एंड द लेटेस्ट शेड्यूलिंग टाइम्स। तो जब हमें एक बार सिंगल एस्टिमेट मिल जाएगा हर एक एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है, फिर हमारे पास वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा जैसे हमें क्रिटिकल पाथ मेथड में गिवन होता है। तो उन एक्टिविटी ड्यूरेशंस की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम्स। ठीक है, उसके बाद ये जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं 6, 7 एंड 8, ये सारे प्रोबेबिलिटीज पर बेस्ड हैं। तो ये हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज ये बहुत हेवी हो जाएगा लेक्चर। तो हम आज सिर्फ 5th पार्ट तक करेंगे और बाकी के 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं नेटवर्क डायग्राम। तो चलिए यहाँ पर ये टेबल हमने फिर से बनाया है, और नेटवर्क डायग्राम जैसे हमने पहले भी कहा है कि बहुत रेयर चांसेस हैं कि हमारी एक ही बार में फाइनल डायग्राम बन जाए, क्योंकि कई बार हमें एक्टिविटीज को ऊपर नीचे एडजस्ट करना पड़ता है ताकि एक प्रॉपर डायग्राम दिख सके। तो चलिए देखते हैं हमारी पहली डायग्राम कैसी बनती है। सो वी स्टार्ट विद द इनिशियल एक्टिविटी। देखिए एक्टिविटी ए का कोई भी इमीडिएट प्रेडिसेसर नहीं है, इसका मतलब ये हमारी इनिशियल एक्टिविटी होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्टिविटी ए 1 एंड 2, साथ में नंबरिंग भी कर देते हैं, और इसके टाइम है 4, 6 एंड 8। तो चलिए अभी ये बहुत हौच पौच हो जाएगा, अभी हम टाइम नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक्टिविटीज मेंशन करते हैं। जब फाइनल डायग्राम बनेगी उसमें हम टाइम मेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए ए एक्टिविटी। उसके बाद एक्टिविटी बी और सी, देखिए दोनों के ही इमीडिएट प्रेडिसेसर ए है, मतलब ए कंप्लीट होगा तो हमारी ये दोनों एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं बी और सी। और अब ये स्टार्ट हुए हैं तो इन्होंने एंड भी होना है, एंड नोड्स बना देते हैं, ये बन जाएंगे बी का लिखते हैं 3, सी का लिखते हैं 4। ओके, नेक्स्ट देखिए डी और ई, दोनों के ही इमीडिएट प्रेडिसेसर बी है, मतलब बी के खत्म होने पर हमारी ये दोनों एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी। कौन कौन सी हैं, डी एंड ई, डी एंड ई। ठीक है, और इसकी नंबरिंग हम कर देते हैं 4 एंड 5। ओ सॉरी, 4 ऑलरेडी हो चुका है, 3, 4 हो चुका है, यहाँ पर हमारा आएगा 5 एंड 6। तो हम यहाँ लिखते हैं 5 एंड 6। चलिए उसके बाद है एफ एक्टिविटी। एफ एक्टिविटी का प्रेडिसेसर है सी, मतलब सी से निकलेगा एफ। ओके, इसको हम नंबर दे देते हैं 7। उसके बाद देखिए जी, जी का प्रेडिसेसर है ई, मतलब ई खत्म होगा तो जी विल स्टार्ट, यहाँ पर आ जाएगी एक्टिविटी जी।
उसके बाद एच का दो प्रेडिसेसर हैं डी एंड एफ, डी और एफ। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई ना, ये एक्सटेंड ऐसे नहीं होना चाहिए। काम करते हैं, हम ई को ऊपर ले जाते हैं, डी को नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा ये जो एच एक्टिविटी है वो डी और एफ इकट्ठे आ जाएंगे। चलिए हम एक काम करते हैं, यहीं पर थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमें इकट्ठा करना है डी और एफ को, राइट। तो हम ये सारे अभी फिलहाल हटाते हैं, डी और ई को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। डी और ई को इंटरचेंज करते हैं तो हमारा बन जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा और यहाँ ई आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, फिर से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। डी का प्रेडिसेसर है बी, सही है। ई का भी प्रेडिसेसर बी, ये भी करेक्ट है। एफ का प्रेडिसेसर सी, ये भी सही है। उसके बाद जी का प्रेडिसेसर है ई, मतलब ई खत्म होगा तो जी विल स्टार्ट, ठीक है। तो अब इसकी नंबरिंग हम बाद में करते हैं, 3 4। उसके बाद जी हो गया, एच का है डी और एफ, मतलब डी और एफ दोनों को हम कॉमन रख सकते हैं, डी एफ दोनों खत्म होंगे तो एच स्टार्ट होगा। तो हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, डी और एफ को एक ही नोड पर लाते हैं, ठीक है। और डी एफ दोनों खत्म होंगे तो स्टार्ट होगा एच, राइट, स्टार्ट होगा एच। तो अब हम नंबरिंग कैसे करते हैं, देखिए 1 2 3 4 तक हो चुका है ना। उसके बाद 3 हम यहाँ रखते हैं 5, उसके बाद रखते हैं यहाँ पर 6, यहाँ रखते हैं 7, फिर H खत्म होगा, आई, आई का है जी और एच दोनों ही है, ओके, जी और एच दोनों खत्म होंगे तो आई स्टार्ट होगा, मतलब हम जी और एच का कॉमन नोड रख सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर, यहाँ 7 ना रख के हम जी को ऐसे एक्सटेंड करते हैं, एक कॉमन नोड बनाते हैं, ठीक है। तो इसको 7 नाम देते हैं और 7 खत्म होगा तो आई विल स्टार्ट 8, ठीक है। तो ये होगी हमारी सारी नेटवर्क डायग्राम। तो अब हम इसको एक फाइनल शेप में दिखा सकते हैं। तो देखिए ये डायग्राम हमारी कैसी बनेगी, देखिए इस तरीके से ये कुछ डायग्राम बनेगी हमारी। तो हमने यहाँ पर देखो ए एक्टिविटी है तो उसके हमने ये तीनों टाइम्स जो हैं वो तीनों मेंशन किए हैं, 4 6 एंड 8, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम। उसी तरीके से बी एक्टिविटी का भी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, ठीक है। तो ये हमने नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से हमें नेटवर्क डायग्राम बनानी है, उनके इवेंट्स की नंबरिंग करनी है और हम एरोस के ऊपर एक्टिविटी का नाम और उनके जितने टाइम्स गिवन है हम वो लिख देंगे, ठीक है। ये भी फर्स्ट स्टेप है। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। क्या था हमारा फर्स्ट पार्ट, देखिए क्या था हमारा फर्स्ट पार्ट, ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम। तो नेटवर्क डायग्राम इज कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन आपका है, फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी। तो हर एक एक्टिविटी के लिए हमने दो फॉर्मूले अभी पढ़े थे, TEI जो हमें हर एक्टिविटी का ड्यूरेशन बताएगा, ठीक है, और उसके बाद वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी। तो पहले हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करेंगे हर एक एक्टिविटी की, जिसको हम सिग्मा आई से डिनोट करते हैं, फिर हर एक वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो हमें वेरिएंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, हर एक एक्टिविटी के लिए ये चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, यूजिंग द फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो चलिए सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। ओके, सो सेकंड पार्ट में आपको पूछा गया है कि हमें हर एक एक्टिविटी की टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी है और हमें उसकी वेरिएंस कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमने सारी कैलकुलेशंस को शो करने के लिए ये हमने टेबल बनाया है। तो टेबल में हमने जो क्वेश्चन में गिवन था ओरिजिनली, हमने फर्स्ट कॉलम में एक्टिविटीज लिखी हैं और इमीडिएट प्रेडिसेसर्स हमने हटा दिए हैं क्योंकि इन कैलकुलेशंस के लिए हमें इमीडिएट प्रेडिसेसर्स की जरूरत नहीं है। तो हमने एक्टिविटी और हमने किन नोड्स से उनको डिनोट किया है वो मेंशन किया है। उसके बाद हमने टाइम जो है हमने सिंपल लिखा है AMB। A इज फॉर ऑप्टिमिस्टिक टाइम, M इज फॉर मोस्ट लाइकली टाइम एंड B इज फॉर पेसिमिस्टिक टाइम। तो हमने वो सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख ली हैं। तो फिलहाल वेरिएंस और टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम हमने बनाया है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए। ये फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, TEI इज इक्वल टू A + 4M + B/6।
फिर नेक्स्ट कॉलम में हमने स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट की है जिसके लिए फॉर्मूला है b माइनस ए अपॉन 6 और लास्ट में हमने वेरिएंस लिखी है। अब हमने उसको इक्वल टू करके b माइनस ए अपॉन 6 होल स्क्वायर नहीं लिखा है ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। हमने सिंपली लिखा है सिग्मा आई स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हम सिग्मा आई कैलकुलेट करेंगे सिंपली उन वैल्यूज का स्क्वायर करते जाएंगे और लास्ट वाले कॉलम में लिखेंगे तो हमें हर एक एक्टिविटी की वेरिएंस मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब आपको एक फर्स्ट एग्जांपल शो करते हैं हमें ये कैलकुलेशन कैसे करनी है। देखिए फॉर एग्जांपल फॉर एक्टिविटी ए, अगर हमें एक्टिविटी ए के लिए करना है हम लिखेंगे TE1 क्योंकि TE हो गया एक्सपेक्टेड टाइम और 1 मीन्स फॉर फर्स्ट एक्टिविटी। दिस इज इक्वल टू a प्लस 4m प्लस b। तो a है यहाँ पर 4, उसके बाद हमें करना है 4 टाइम्स m मतलब 4 इंटू एम की वैल्यू 6 प्लस b की वैल्यू है 8 होल डिवाइडेड बाय 6। तो हमको अगर हम कहेंगे कितना आ जाएगा ये हमारे पास 4 प्लस 4 6 24 प्लस 8 अपॉन 6 और इसको आप टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 24 इज 28 28 प्लस 8 इज 36 अपॉन 6 इज 6। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सभी एक्टिविटीज के लिए ये कैलकुलेशन करनी है। तो हमें यहाँ पर वैल्यूज लिख देती हूँ, आप फटाफट से कैलकुलेशन कर लीजिए और अपनी वैल्यूज यहाँ पर टेबल की वैल्यू से मैच कर लीजिए। ठीक है, अगर कहीं पर कोई करेक्शन है तो प्लीज मुझे भी जरूर बताइएगा। 6 8 8 then 20 then 18 then we have 10 8 2 7। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएंगी सभी एक्टिविटीज की एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, उसके बाद अब हमें अगर कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डिविएशन तो देखिए क्या फॉर्मूला है फर्स्ट एक्टिविटी के लिए हम यहाँ दिखा देते हैं सिग्मा आई, सॉरी हम यहाँ आई नहीं लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं क्योंकि फर्स्ट एक्टिविटी है ना, तो फर्स्ट एक्टिविटी के लिए हम यहाँ लिखते हैं सिग्मा 1, राइट। सिग्मा 1 इज इक्वल टू या 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 2 से कंफ्यूजन हो सकता है, हम ए लिख देते हैं। ठीक है, इससे क्लैरिटी रहेगी कि हम किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सिग्मा ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 8, ए की वैल्यू है 4, तो 8 माइनस 4 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 6। तो यहाँ पर हम एक चीज कर सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम डेसिमल्स में ना वैल्यू लिखकर ऐसे ही एज इट इज ही लिख देते हैं क्योंकि लास्ट में जब हमें टोटल वेरिएंस वगैरह कैलकुलेट करनी है तो डिनोमिनेटर कॉमन रहेगा तो कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास कैलकुलेटर भी है तो भी पॉइंट्स में बार बार टाइप करना और ऐड करना थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको एज इट इज लिखते हैं 4/6। तो अगर इसी फॉर्म में हमें बाकी की वैल्यूज लिखनी है तो हम यहाँ वैल्यूज लिख लेते हैं, आप फटाफट से कैलकुलेशन कीजिए और वैल्यूज अपनी यहाँ पर मैच कर लीजिए। 10 upon 6, then we have 16 upon 6, then we have 8 upon 6, 8 upon 6, then 2 upon 6 and 2 upon 6। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हैं स्टैंडर्ड डिविएशन की। उसके बाद अब लास्ट आ जाता है वेरिएंस। तो वेरिएंस में सिंपली क्या करना है, इन वैल्यूज को स्क्वायर करते जाना है। ठीक है, तो हम स्क्वायर करते जाते हैं, ये बन जाएगा 4 4 16, 6 6 36। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज अदरवाइज आ जाएंगी। सो 4 4 16, 4 9 36। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे अगर सारी वैल्यूज इसी फॉर्म में आएंगी तो हम ऐसे रखेंगे। तो एक काम कीजिए, आप पहले सबका स्क्वायर कर लीजिए फिर देख लेना कि फर्दर सिंप्लीफाई करके कॉमन डिनोमिनेटर बनता है या नहीं, तभी उसमें एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास ऑलरेडी आंसर्स हैं तो हम यहाँ वैल्यूज मेंशन कर देते हैं, आप अपनी कैलकुलेशंस चेक कर लीजिए। सो नेक्स्ट की हमारे पास है 25 upon 9, then we have 16 upon 9, then 25 upon 9 again। उसके बाद है हमारे पास 64 upon 9, then we have 16 upon 9, then again 16 upon 9, थोड़ा सा लैग आ रहा है, 1 upon 9 and again 1 upon 9। तो ये सारी वैल्यूज हैं हमारी जो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी। ठीक है, तो ये एक कॉलम हमें बताता है एक्सपेक्टेड टाइम
और ये लास्ट वाला कॉलम हमें बताता है वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट। तो हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम इज डन and expected duration and variance of each activity is done। ठीक है, तो इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज यू हैव टू डिटरमिन द क्रिटिकल पाथ एंड स्टेट द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने अभी एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन निकाली है सभी एक्टिविटीज की, तो हम जैसे क्रिटिकल पाथ मेथड में नेटवर्क डायग्राम बनाते थे और एरो के ऊपर हर एक्टिविटी के साथ उसकी टाइम ड्यूरेशन लिखते थे, हम वैसे ही हमारी डायग्राम में लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारी डायग्राम किस तरीके की बनती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ और साथ में एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, ये जो हमने शुरू में नेटवर्क डायग्राम बनाई थी, अब हमने हर एक एक्टिविटी के साथ उसकी जो हमने सिंगल एस्टिमेट टाइम का निकाला था हमने वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, जैसे कि एक्टिविटी ए है उसका आया था ड्यूरेशन 6, बी का आया था 8 जो हमने TEI कैलकुलेट किया था फॉर वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, तो हमने वही यहाँ पर मेंशन कर दिया है। सी एक्टिविटी का 8 हम यहाँ मान के चलते हैं, हमने टाइम का यूनिट लिया है डेज। ठीक है, तो ए एक्टिविटी की टाइम ड्यूरेशन है 6 डेज, बी की है 8 डेज, सी की है 8 डेज, डी की है 20 डेज, ई की है 18 डेज, एफ की है 10 डेज, एफ के बाद जी का है 8 डेज, एच का है 2 डेज और आई के लिए कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज आई। ठीक है, कई बार कैलकुलेशन में कहीं 17 मत लिख देना, तो दिस इज आई 7 मतलब आई एक्टिविटी टेक्स 7 डेज फॉर कंप्लीशन, राइट। तो ये हमारा नेटवर्क डायग्राम है। अब यहाँ से हमें देखना है क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने पॉसिबल पाथ हैं हमारे नेटवर्क में हम वो सब मेंशन करते हैं और उनकी ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ कौन कौन से पाथ्स अवेलेबल हैं। अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो हमारा एक पाथ बनता है 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ, 3 से 5 की तरफ, 5 से 7 की तरफ और 7 से 8 की तरफ। ठीक है, हमारा ये एक पाथ बनता है, तो हम यहाँ पर वो पाथ लिख लेते हैं। ये हमने लिखा 1 2 3 5 7 8, राइट। और इसमें एक्टिविटीज हमारी कौन कौन सी आ रही हैं, वी आर हैविंग ए बी ई जी एंड आई। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी बनती है ये भी चलिए साथ साथ ही कर लेते हैं। हम इसमें करेंगे कैलकुलेशन। देखिए हमारी ए एक्टिविटी का है 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 18 इज 32 प्लस 8 इज 40 एंड प्लस 7 इज 47। तो इसकी टोटल लेंथ जो आती है पहले वाले पाथ की वो आती है 47 डेज। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा पाथ इसमें कौन सा बनता है। तो हम पहले ये वाले एरोज हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए यहाँ से हमारा नेक्स्ट पाथ क्या बनता है, 1 से ही हम स्टार्ट करते हैं और देखिए 1 से अभी हम चलते हैं अगेन 2 की तरफ, तो हमें जाना ही है, फिर जाना है 3 की तरफ। अब 5 वाला हम पाथ ले चुके हैं, ये दूसरा पाथ बनता है 6 की तरफ, फिर 7 की तरफ और फिर 8 की तरफ। ठीक है, तो हमारा पाथ क्या बना 1 2 3 6 7 एंड 8। और इसमें हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, देखिए हमारी एक्टिविटीज आती हैं ए देन बी देन डी देन एच एंड देन आई, राइट। और इसका हमारा टोटल लेंथ कितनी बनती है, एक्टिविटीज की ड्यूरेशंस को ऐड कर लीजिए। तो हमारा यहाँ पर बनता है 6 प्लस 8 इज 14, 14 प्लस 20 24 34, 34 प्लस 2 36 and 36 plus 7 is 43 days, right। तो इस पाथ की लेंथ बनती है 43 डेज। चलिए अब हमारा एक पाथ अब नेक्स्ट देखते हैं, 1 से 2 की तरफ तो हम चल लिए, उधर से अब और कोई पाथ पॉसिबल नहीं है, तो अब हम 1 से 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हम 3 की तरफ नहीं, 1 2 के बाद 4 की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद 6 की तरफ, 7 की तरफ और फिर 8 की तरफ। तो आई गेस इसके बाद और कोई पाथ पॉसिबल नहीं है, तो हम ये पाथ लिख लेते हैं 1 से 2 से 4 देन 6 7 एंड 8। और हमारी इसमें एक्टिविटीज कौन सी आती हैं, ए सी एफ एच एंड
आए। और इसके हम ड्यूरेशंस को अगर हम टोटल करेंगे ये बनेगा 6 + 8 14 + 10 24 + 2 26 and 26 + 7 is 33। ओके, तो हमारी इसकी ड्यूरेशन बनती है 33 डेज। तो ये हमारे सारे पाथ हमने देख लिए और उनमें से लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है हमारा, पहला वाला, जो कि है ABEGI 47 डेज वाला। इसका मतलब ये जो 1 2 3 5 7 8 है यही हमारा क्रिटिकल पाथ है, राइट, क्रिटिकल पाथ। और इस क्रिटिकल पाथ पे जो एक्टिविटीज होंगी वो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज होंगी। तो हमारी वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, critical activities? We have 1 to 2, then we have 2 3, then we have 3 5 5 7 और उसके बाद sorry 5 to 7, it is 5 to 7 and then 7 to 8। तो ये सारी हमारी critical activities हैं जो critical path पे fall करती हैं, right? तो हमने क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट कर लिया और वहां से हमें एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन भी पता लग गई, ठीक है, वो कितनी है 47 डेज की। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी, उसका आंसर भी हमारा आ गया। हमने क्रिटिकल एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर ली। उसके बाद ये कितनी है 1 2 3 4 5 हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वी हैव टू फाइंड द वेरिएंस ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट आल्सो। पहले तो हमने डिफरेंट एक्टिविटीज की कैलकुलेट की थी, अब हमें वेरिएंस कैलकुलेट करनी है पूरे प्रोजेक्ट की, ठीक है। पूरे प्रोजेक्ट की टाइम ड्यूरेशन है 47 डेज एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन, और उसकी वेरिएंस अब हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमने कहा था वेरिएंस भी कैसे कैलकुलेट करनी होती है, जो क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज होती हैं उन्हीं एक्टिविटीज की वेरिएंसेस को हम टोटल करते हैं, ठीक है। तो हमने जो पहले अभी कैलकुलेशंस वाला टेबल बनाया था वो हम फिर से टेबल आपको दिखाते हैं, उसमें सारी वैल्यूज मेंशन है, वहां से देख के हम वैल्यूज वेरिएंस हमारी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए वो टेबल, तो देखिए ये टेबल है, हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज मेंशन की हुई हैं और ये जो येलो से हाईलाइटेड रोज हैं वो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी ए 1 2 वाली 2 3, ई एक्टिविटी 3 5, जी एक्टिविटी 5 to 7 एंड आई एक्टिविटी 7 to 8, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ से भी हम देखेंगे क्रिटिकल एक्टिविटीज को टोटल करो 6 + 8 + 18 + 8 + 7 इज 47 डेज, ठीक है। और उसके बाद हमें टोटल वेरिएंस निकालनी है, तो ये जो वेरिएंस वाला लास्ट कॉलम है ये हमने हाईलाइट किया हुआ है। क्रिटिकल एक्टिविटीज वाली जो वेरिएंसेस हैं उन सबको हमें टोटल करना है, ठीक है। तो टोटल वेरिएंस कैसे मिलेगी, 4/9 प्लस 25/9 प्लस 64/9 प्लस 16/9 प्लस 1/9। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे ये आएगा 110/9। तो ये हमारे पूरे प्रोजेक्ट की या पूरे प्रोजेक्ट लेंथ की वेरिएंस, ठीक है। तो टोटल टाइम ड्यूरेशन 47 डेज एंड वेरिएंस इज 110/9। इसको आप फ्रैक्शन में भी आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। तो इसी के साथ अब हमारे कितने पार्ट्स हो गए, हमने नेटवर्क डायग्राम हो गई, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी हैज बीन कैलकुलेटेड, क्रिटिकल पाथ हमें पता लग गया, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम निकल गया और वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट लेंथ भी निकल गया। अब हमारा ये लास्ट पार्ट रहता है ऑब्टेन द अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट शेड्यूलिंग टाइम्स ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज, ठीक है। तो अब हमें ये हम कैसे करते हैं, फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास कैलकुलेशंस जैसे हमने क्रिटिकल पाथ मेथड में किया था, क्योंकि अब हमारे पास सभी एक्टिविटीज की टाइम ड्यूरेशंस है। तो हम उन ड्यूरेशंस को देखते हुए 0 पॉइंट से स्टार्ट करके हम फॉरवर्ड पास से अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम्स कैलकुलेट करेंगे, बैकवर्ड पास से हम लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो चलिए अब हमें कैलकुलेट करना है अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम्स। तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया हुआ है कि अर्लीस्ट टाइम्स के लिए हम फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन करते हैं, फॉरवर्ड पास, और लेटेस्ट टाइम्स कैलकुलेट करने के लिए हम बैकवर्ड पास कैलकुलेशंस करते हैं, मतलब हम प्रोजेक्ट के एंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम एरो के ऊपर लिखेंगे अर्लीस्ट वाले जो टाइम्स होंगे, अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश, और एरो के नीचे हम मेंशन करेंगे लेटेस्ट टाइम्स, लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड पास से। तो देखिए सबसे पहले हमारी एक्टिविटी है ए, तो हम इसको बोलेंगे हम इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 टाइम, अब 0 टाइम है तो 6 दिन इसने लेने हैं, तो ये अगर 0 पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है तो ये खत्म कब होगा, 6th डे पर, ठीक है। तो 06 आ गया इसका
अर्लीस्ट फिनिश टाइम, राइट। अब 6th डे पे ये खत्म होगी तो हमारी बी एक्टिविटी भी 6th डे पे स्टार्ट हो जाएगी और सी वाली एक्टिविटी भी हमारी 6th डे पर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसने हमारे कितना टाइम लेना है, बी एक्टिविटी ने 8 डेज, तो 6 + 8 इज 14th डे पर ये खत्म होगी। और सिमिलरली सी एक्टिविटी ये भी 8 दिन लेती है, तो ये भी हमारी 14th डे पर खत्म होगी, राइट। चलिए अब हम देखते हैं पहले बी वाला पार्ट। अब बी वाली एक्टिविटी 14th डे पे खत्म होगी तो इसके बाद हमारी ई और डी दोनों स्टार्ट हो जाएंगी। तो 14th पर ये दोनों स्टार्ट, अर्ली का 14, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डी और ई दोनों का 14। अब देखिए ई वाली एक्टिविटी ऊपर इसने 18 डेज लेने हैं फिनिश होने में, ठीक है। तो ये 14 + 18 हो गया 32 डेज, मतलब ये 32nd डे पर खत्म होगी। अर्लीस्ट फिनिश इज 32 डेज। और इसी तरीके से हमारी जो डी एक्टिविटी है उसने 14th डे पर शुरू होकर 20 दिन लगाने हैं, तो 14 + 20 इज 34 डेज, राइट। चलिए इसी तरीके से अब हम सी के बाद वाली एक्टिविटी देख लेते हैं, एफ एक्टिविटी। तो देखिए ये सी एक्टिविटी 14th डे पर खत्म होनी है, एफ एक्टिविटी 14th डे पर स्टार्ट होगी और 10 दिन उसकी ड्यूरेशन है, 14 + 10 इज 24th डे पर वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं ई वाली एक्टिविटी देखते हैं, 3-5 वाली। तो देखिए 32nd डे पर खत्म होना है, तो इसका मतलब इसके आगे की जो एक्टिविटी है जी वो 32nd डे पर स्टार्ट होगी और इसको कितने दिन लगेंगे फिनिश होने में, 8 दिन। तो 32 + 8 डेज इज 40 डेज, तो ये 40th डे पर फिनिश होगी, राइट। उसके बाद हम देखते हैं H2। अब देखिए H2 से पहले वाली दो एक्टिविटीज हैं D और F। तो D वाली एक्टिविटी 34th डे पर खत्म होनी है, F वाली एक्टिविटी 24th डे पर खत्म होनी है। तो इसका मतलब F वाली जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन जब तक D वाली एक्टिविटी फिनिश नहीं होगी तब तक H स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम इन दोनों में से हायर वाली वैल्यू लेते हैं। तो 24 और 34 में से हायर इज 34। जब ये दोनों एक्टिविटीज D और F खत्म होंगी तो H विल स्टार्ट और इसको 2 दिन लगने हैं, 34 + 2 इज 36th डे पर ये खत्म होगी, ठीक है। चलिए अब रहेगी हमारी लास्ट एक्टिविटी आई। अब देखिए आई शुरू होने से पहले जी और एच दोनों फिनिश हुए होने चाहिए। जी खत्म होनी है 40th डे पर, एच खत्म होनी है 36th डे पर। तो जब तक दोनों फिनिश नहीं होंगे आई विल नॉट स्टार्ट। इसका मतलब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू है 40, तो 40 डेज के बाद आई विल स्टार्ट, ठीक है। और 7 डेज है इसकी ड्यूरेशन, तो 40 + 7 इज 47। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हमारे बनते हैं 47 डेज, ठीक है। ओके तो ये हमारी होगी फॉरवर्ड पास कैलकुलेशंस। अब हम करेंगे बैकवर्ड पास कैलकुलेशंस फॉर लेटेस्ट टाइम्स, राइट। और वो हम एरो के नीचे लिखेंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे उसके लिए, चलिए हम पहले इसका कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा हम इसको डिफरेंशिएट कर पाए। तो हम ले लेते हैं रेड पेन, रेड कलर से करते हैं। चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट फिनिश टाइम से। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है इसका, 47, राइट। तो 47 लिखते हैं और क्योंकि ये 7 दिन की इसकी ड्यूरेशन है तो 47 - 7 इज 40। ओके अब इसके पीछे दो एक्टिविटीज हैं जी और एच, तो हमें जी और एच दोनों के लिए बैकवर्ड पास कैलकुलेशन कर, राइट। अब ऑब्वियसली इसका ये 40th डे पर इसका लेटेस्ट स्टार्ट है, तो यहाँ पर इसका इससे पहले वाली एक्टिविटीज का 40 आ जाएगा लेटेस्ट फिनिश। और जी के लिए देखिए उसकी ड्यूरेशन 8 दिन की है, तो 40 - 8 इज 32, राइट। एंड 40 - 2 इज 38 एच के लिए, ठीक है। चलिए अब हम जी से पीछे आते हैं ई। तो जी वाले का लेटेस्ट स्टार्ट है 32, तो वो हो जाएगा ई का लेटेस्ट फिनिश 32। और इसके 18 ड्यूरेशन है, तो 32 - 18 से हमें मिलेगा इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और वो है 14, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम एच की बात करते हैं। एच के पीछे देखिए डी और एफ दो एक्टिविटीज हैं। डी के लिए भी हम कैलकुलेशन करेंगे, एफ के लिए भी हम कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए एच का जो लेटेस्ट स्टार्ट है वो है 38, तो वो इनका इनके पीछे वाली एक्टिविटीज का लेटेस्ट फिनिश होगा। तो दोनों के लिए हम लिख लेते हैं 38, राइट। और डी के लिए क्या हो जाएगा, 38 -
उसकी ड्यूरेशन कितनी है 38 माइनस 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18। और f के लिए 38 माइनस 10 इज 28, राइट। चलिए पीछे की तरफ आते हैं, f से ही पीछे आ जाते हैं क्योंकि यहाँ एक ही एक्टिविटी है, तो पहले यही कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो लेटेस्ट स्टार्ट f का है 28, तो वो c का लेटेस्ट फिनिश बन जाएगा। और 28 माइनस ड्यूरेशन है 8, तो 28 माइनस 8 इज 20, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं b की तरफ। तो b के लिए क्या है, यहाँ पर b के आगे अब दो एक्टिविटीज हैं, ठीक है। तो ई वाली एक्टिविटी 14th डे पर स्टार्ट हो रही है, डी वाली एक्टिविटी 18th डे पर स्टार्ट हो रही है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से छोटी वाली वैल्यू लेते हैं। फॉरवर्ड पास में हम बड़ी वैल्यू लेते हैं और रिवर्स केस में हम छोटी वाली वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो हम कर देते हैं 14 और इसकी ड्यूरेशन है 8 डेज, तो 14 माइनस 8 इज 6, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, एक एक्टिविटी हमारी रह गई ए वाली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ए के आगे दो एक्टिविटीज हैं बी और सी। तो बी का लेटेस्ट स्टार्ट है 6 और सी का लेटेस्ट स्टार्ट है 20। इन दोनों में से छोटा क्या है 6, ठीक है। एंड 6 माइनस 6 इज 0। तो ये हमारी हो गई बैकवर्ड पास कैलकुलेशंस, राइट। तो ये हमारा, इससे हमें अब लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम्स मिल गए। एरो के ऊपर अर्लीस्ट वाले, एरो के नीचे लेटेस्ट वाले, ठीक है। तो आप इन सबको ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन बेटर रहता है हमेशा अपने आंसर को थोड़ा टैबुलर फॉर्म में शो करना, क्योंकि उससे क्लैरिटी मिल जाती है एग्जामिनर को भी कि इनको सच में चीजें पता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने भी अपने आंसर को टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया है। ये देखिए, तो अब हमारे यहाँ मतलब का क्या था, क्वेश्चन में बोला था आपको अर्लीस्ट और लेटेस्ट एक्टिव टाइम्स कैलकुलेट करने हैं एक्टिविटीज के लिए। तो इसीलिए हमने बाकी सब इन्फॉर्मेशन हटाकर सिर्फ अपने पास क्या रखा है, एक तो एक्टिविटीज लिखी हैं, उनके एक्सपेक्टेड टाइम्स लिखे हैं, क्योंकि उसी की हेल्प से तो ये सब कैलकुलेशन होगी, ठीक है। फिर हमने एक कॉलम बनाया अर्लीस्ट टाइम्स का, स्टार्ट एंड फिनिश। तो हम इसको लिख सकते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश, और साथ में ही लेटेस्ट टाइम्स का, तो लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम्स, ठीक है। तो जो हमने एरो के ऊपर वैल्यूज थी वो हमने अर्लीस्ट टाइम्स में लिखी हैं, और जो एरो के नीचे की वैल्यूज थी वो हमने लेटेस्ट टाइम्स में मेंशन की हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो येलो वाली हाईलाइटेड रोज हैं, ये हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज थी, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है। तो वहां पे आप नोटिस करेंगे क्रिटिकल एक्टिविटीज जो भी होती हैं उनमें एक चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है कि हमारा जो लेटेस्ट स्टार्ट होता है और लेटेस्ट फिनिश सेम वैल्यूज होती हैं, क्योंकि वहां पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल नहीं होती। तो देखिए अर्लीस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट स्टार्ट 0 0, यहाँ पर 6 6, फिर नेक्स्ट ई में 14 14, देन नेक्स्ट जी में है 32 32। ये हमारी सारी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, और आई के लिए 40 40, ठीक है। तो इसी के साथ हमने अपने क्वेश्चन के 5 जो हमारे क्वेश्चंस थे 5 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। तो आई होप यहाँ पर सबको क्लैरिटी होगी। तो हमारे क्वेश्चन में ये टोटल 8 पार्ट्स थे, जिसमें से हम नेटवर्क डायग्राम आज हमने बनाई, हमने एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटीज डिस्कस किया, फिर हमने क्रिटिकल पार्ट ढूंढा, उससे हमें एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम मिला, फिर हमने पूरे प्रोजेक्ट की वेरिएंस कैलकुलेट की, और उसके बाद अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट टाइम्स कैलकुलेट किए, ठीक है। तो ये हमारे जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो अभी हमारे पेंडिंग है, ये हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो इसी के साथ आई विल टेक यू लीव, मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।